नमस्कार जी। और क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सब। तो आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सागा आज बैठे है ये आपने गांव रामसी से बेटवाड़िया का पहला सरकारी कर्मचारी भारतीय सेना में आप 1986 में भर्ती हुआ और बाकी जानकारी तो ऐसी कद रिटायरमेंट हुआ अब क्या करे। तो सेना में रहे और एक मतलब सादगीपूर्ण जीवन जीवे, उच्च विचार सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर काम करना है। और आप मोदी शासन के बाद में काफी कुछ प्रभावित हो मोदी की विचारधारा और सेना के प्रति की फौजी की सोच है भी के प्रति आपको नजरिया बहुत ही सकारात्मक है कि मोदी सरकार बहुत ही सैनिकों के लिए अच्छा है। तो भाई साहब, चुनाव का दौर चाहे हुए अभी तो, लेकिन मोदी पिछले 10 सालों केंद्र में सत्ता पर काबिज है प्रधानमंत्री के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रभावित है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, सेना के प्रति मोदी इसको अलग हटके कर दियो जो पूर्व शासक नहीं कर पाया। नमस्कार सभी से, धन्यवाद। मेरा नाम है, वैसे तो भाई साहब ने बता दिया, मोहनपुरी गोस्वामी और रामशेषर भेड़वाड़िया। बिल्कुल। और मेरा भी सौभाग्य है, ऐसा समझो कि गांव के अंदर पहला ही भारतीय सेना के अंदर जाने का मेरे को, वैसे कर्मचारी भी नहीं था अपने गांव के अंदर कोई, सिविल सेवा में भी पहला सिविल सेवा प्लस से वो गवर्नमेंट का फौजी कुछ भी मान लो, पहला बंदा 1986 फरवरी के अंदर मेरा एनरोलमेंट हुआ था। अच्छा। और 2002 के अंदर मैं पेंशन हुआ हूँ। और आर्मी की सर्विस तो आपको पता है काफी कठिन होती है और संघर्षशील जीवन होता है। तो मैं 2002 में पेंशन आया। अच्छा। उसके बाद में अपना धीरे धीरे जीवन अच्छा चल रहा है और सभी से मेरी मुलाकात करके अभी बाकी बात रही कि भाई ये जो मोदी जी है, तो हमारे उस टाइम में क्या है कि बीजेपी का ये राज था। 99 के अंदर मैं कारगिल में था, जहाँ पे अपना कारगिल युद्ध बोलते हैं वो हुआ था। अच्छा। 99 में। हाँ। तो उस टाइम अटल बिहारी जी वाजपेयी थे और बीजेपी का शासन था। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब उससे पहले सेना के प्रति जो भी छोटे मोटे दो इवेंट जो है वो होते ही थे। लेकिन अटल बिहारी जी ने एक बहुत बड़ा इवेंट सैनिकों के लिए किया था, क्योंकि बीजेपी का मैं तो ये सोचता हूँ कि उसका ऐसा सिस्टम ही है जो क्या है कि अपने देश और जवानों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समझता हूँ मैं। अच्छा। तो क्या उससे पहले सैनिकों की जो अगर शहीद हो जाते थे तो क्या है कि घर पे क्या उसकी बॉडी नहीं आती थी। अच्छा। उसको वहीं पे क्या है कि मतलब संस्कार किया जाता था और उसको वहीं सारा कुछ होता था। अच्छा, ऐसी बात। हाँ, ऐसी बात है। उसके बाद में क्या है, कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें वाजपेयी जी ने प्रत्येक सैनिक अपने 527 जवान शहीद हुए थे कारगिल के अंदर। अच्छा। और मैं भी जो जाट टाइगर हिल है, मैं वहां लड़ाई थी, उसमें अंदर हमारी 17 जाट थी, एक सेकंड नागा थी और एक मेरी मैं पैरा रेजिमेंट में था, तो हमारी सब पैरा थी। तो वहां पे क्या है कि उधर जो हमारा जो सैनिकों का जो 527 जवान शहीद हुए थे, उनके प्रत्येक की जवान की बॉडी उनके घर पे गई थी। अच्छा। और उसके ऊपर जो उनका पैकेज है, अच्छा, शहीद का जो पैकेज है उसको भी काफी बढ़ाया था। अच्छा। तो पीछे वो जो लड़ाई लड़ी गई थी, कहने का मतलब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मनोबल जो जवानों को दिया था, मतलब उन्होंने जब वो एक बार गए भी थे वहां पे, उन्होंने बोला कि मेरी चाहे कुछ भी हो जाए, एक एक इंच अपने भारत की जो मेरे जो समझ है उसके हिसाब से, जहां मेरे को बताया जहां पे वो लोग बैठे हैं, 1 इंच भी जमीन हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। उसी बेस पे फिर जो अपने बॉम्बे के जो पार्टियां भी हैं और बड़ी बड़ी पूंजीपति लोग हैं, हीरे हैं, उनके हमारे को कई बार तो वहां पर राशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ड्राई फ्रूट और ड्राई राशन हमारे पास इतना आता था, मतलब मनोबल जवानों का है, उसके आधार पर लड़ाई जीती गई थी, क्योंकि वो लोग पहले हाइट पर बैठ गए थे और अपने जवान ऊपर से चढ़ रहे थे, क्या ज्यादा डैमेज कर रहे थे। अच्छा। लेकिन अपना मनोबल उस प्रधानमंत्री की वजह से मैं ये सोचता हूँ कि बहुत हावी हो गया और हम उसको कवर कर पाए और ये युद्ध हम जीत पाए। फिर वाजपेयी के बाद में, उसके बाद में दूसरा आ गया तो क्या है कि जैसे अन्य सरकार आई है, तो उसके अंदर क्या है कि भाई देखो ऐसा है कि युद्ध एक चीज ऐसी होती है, या कोई चीज किसी ने देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो हम उसको अगर
नॉर्मल शब्दों के अंदर आकेंगे तो उसका क्या निर्णय नहीं हो पाएगा। उसको हमने अपने मनोबल से उसके ऊपर हैवी होना पड़ेगा और उसके ऊपर अटैक और हमला करना पड़ेगा, त्वरित कार्रवाई से जवाब देना पड़ेगा, तभी जाकर के उसको हम पॉजिटिव रिपोर्ट अपनी होगी। तो आप सेना के जो नियम वगैरह इनसे तो रिटायरमेंट होने के बाद ही जुड़े रहते हो, क्योंकि वो नियम रिटायरमेंट होने के बाद आपके पेंशन में प्रभाव डालते हैं। तो जो 2014 के बाद में देश का नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके हाथों में है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बहुत बड़ी है। तो मोदी जी का सेना के प्रति क्या है और शासन व्यवस्था में मोदी जी को आप किस नजरिए से देखते हो? मेरी जहां तक सोच है, एक रैंक एक पेंशन सैनिकों की मांग 40-50 साल से चली आ रही थी। अच्छा। जो पहले सैनिक रिटायरमेंट हो गया वो नायक या हवलदार से था, और अभी जो हवलदार रिटायरमेंट हो गया उसमें गैप बहुत ज्यादा था। उसको बोलते हैं एक रैंक एक पेंशन। अच्छा। अगर एक रैंक है तो उसकी पेंशन अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये 40-50 साल से डिमांड थी सैनिकों की कि अभी एक रैंक एक पेंशन का नियम लागू किया जाए। अन्य सरकारें आती रही, कहती रही, ऐसी, लेकिन किया कुछ भी नहीं। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही और पहला काम यही किया था कि भाई एक रैंक एक पेंशन को लागू किया था। सबसे बड़ी बात यह है, और कहने का मतलब यह है कि मोदी जी जो है वो जो अग्निवीर बोलते हैं कि भी अच्छा नहीं है। अग्निवीर कैसे अच्छा नहीं है? एक 4 साल के अंदर एक जवान को 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, एक जवान को 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। अच्छा। 4 साल में अंदर आप शुरू में नौकरी कर लो, बच्चा दे देगा आपको 25 लाख रुपए। कोई नहीं देगा। 4 साल बाद में वो घर पे आ रहा है। और दूसरी बात, प्रत्येक जवान भारत का उसको मौका मिलेगा ट्रेंड होने का। आज जो दूसरा कंट्री कौन सा है जिसका रशिया के साथ जो चल रही है, उसका नाम भूल गया मैं, क्या नाम है उसका? ये जो अपना युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है, उसके पास क्या है कि यूक्रेन रशिया का चल रहा है। तो उसके पास क्या है कि जवान नहीं है, क्योंकि लंबा युद्ध खींच गया और सहायता देने के लिए सामान और हथियार बहुत है, लेकिन जवानों की कमी है, एक्सपीरियंस वाले जवान नहीं है। तो इसके अंदर अपने ऐसे अगर नौबत आती है तो अग्निवीर जैसे कितनी जनता ट्रेंड होती रहेगी अपने भारत की, तो उसको हमें यानी 4 साल में वो प्रशिक्षित तो हो ही जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे बिल्कुल, उनको एक मुश्त राशि भी मिल जाएगी। मैन तो 12 महीने में शिक्षित हो जाता है। अच्छा। फौजी तो 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसी में परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हो गई या कुछ और हो गया, उसके बाद तो आपका कहने का मतलब सेना के प्रति मोदी जी का, उससे पहले वाजपेयी जी का बहुत ही नजरिया बहुत बढ़िया है। नजरिया है। और शासन व्यवस्था के बारे में आप मोदी जी को शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मोदी जी ने जो नियम किसानों के लिए और आम आदमी के लिए, जैसे ये जो ये अंगूठा आधार और ये बैंक सिस्टम वाला बनाया है, ये बहुत बढ़िया है। प्रत्येक आदमी को इसका फायदा मिल रहा है। अच्छा। और ये जैसे अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की बात आ रही है, ग्राम सड़क योजना। तो देखो गांव में सड़क नहीं है। मैं 2002 तक पेंशन आया था, कितनी सरकारें चलेगी। मेरा गांव राम सरदार से 15 किलोमीटर आप देख लो, कोई रोड नहीं थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना का ऐसे गांव है, मेरा गांव चलो 15 किलोमीटर सिटी से दूर है, 20-20 किलोमीटर गांव दूर थे जो जहां पर सड़कों के साधन नहीं थे, वहां पे वो लोग आज प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी का गुणगान कर रहे हैं। और मोदी जी और ये जो सड़क परिवहन मंत्री अभी जो क्या नाम है उनका नाम, नितिन जी गडकरी, देखो सड़कों का कैसा है। अगर सड़कों का सिस्टम सही होगा तो विकास होगा। बिल्कुल। अब मैं आपको थोड़ा सा के अन्य क्षेत्र, तो क्या कहूँ मैं, चूंकि लोकसभा चुनावों का ये दौर चल रहा है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने हैं और 4 जून को इसकी मतगणना होनी है। जिन क्षेत्रों में चुनाव हो गए तो उन उम्मीदवारों का भाग्य वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर कैद हो चुका है। तो ये जो अपने चुनाव का दौर चल रहा है, अपने इस क्षेत्र में चुनाव हो चुके हैं और यहाँ की बार बीजेपी से नए कैंडिडेट दिए देवेंद्र जी झाझड़िया, और सामने जो पुराने कैंडिडेट थे लेकिन उनके लिए पार्टी नहीं थी। तो इस क्षेत्र के बारे में आपका क्या कहना है? इन चुनावों के बारे में, जो अपना चूरू संसदीय क्षेत्र था, इसके बारे में आपका क्या रवैया है? मेरा देखो ऐसा है, जो ठीक है मानता हूं कि कसवा जी, ये पिताजी और कसवा जी 5 बार यहाँ पर एमपी रह चुके हैं। अच्छा। और बल्कि वो नेता तो बढ़िया है, ऐसा मैंने खराब नहीं कह सकते उनको, लेकिन उनकी विचारधारा जो बीजेपी में थे तो उस विचारधारा बढ़िया थी। बीजेपी का विचारधारा को लेकर चल रहे थे, लोग उससे जुड़े हुए थे।
और अभी वो क्या है कि अचानक बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। तो विचारधारा कांग्रेस के साथ तो उनकी मेल खा ही नहीं रही थी। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी वो चले गए, वो उनके स्वाभिमान की लड़ाई थी या कोई अन्य थी, वो उसे मैं क्या बता सकता हूँ। बट कहने का मतलब ये है कि ये जो बीजेपी का एजेंडा है, मोदी जी का एजेंडा है, उसी के आधार पर देवेंद्र जी झाझड़िया को जो वोट मिले हैं, वो मोदी जी और बीजेपी के जो असूल है, नियम है, उनके आधार से वोट मिले। झाझड़िया जी को तो कोई जानता नहीं है। और कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के वोट थे, जो कई समुदाय उनको देते हुए आ रहे हैं, वो दिए। प्लस जो कुछ पर्सनल वोट उनके जो 5 साल से भाई उनके लीडरशिप चल रही है, उस हिसाब से तो कुछ पर्सनल लोग तो आप अपने नजरिए से इसका कोई परिणाम का आंकलन कर सकते हो या असमंजस की स्थिति है? भाई देखो, इसमें बता नहीं सकते हैं। अभी क्या है कि क्या होता है कि जैसे भाई साहब आपको मैं बता देता हूँ। आपने मेरे को ये बोला कि एक बार बोला था कि ये क्या अंदर की जो चोटें हैं ना, उसका पता नहीं चलता। वो अंदर की चोट अगर कोई कर जाए ना, उसका कोई पता नहीं चलता। परिणाम आने से पता चलेगा। मोटे तौर से तो क्योंकि अपने चूरू संसदीय क्षेत्र में ये 8 विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें उथल पुथल विधानसभा चुनाव में भी काफी हुई है। इस चुनाव में भी देखो, वोट क्या है कि मोदी जी के नाम पे ही पड़े हैं। चाहे आप राम मंदिर का मान लो, चाहे अन्य देशों के अंदर ख्याति मान लो, और मोदी जी का सेना के प्रति लगाव मान लो, अन्य कई चीजें हैं उनके। तो उसके आधार पर आप कहने का मतलब वोट जो है मोदी जी के आधार पर ही मिले हैं। और मेरे को तो लगता है कि ये देवेंद्र जी झाझड़िया विजयी रहेंगे। बाकी तो परिणाम आने से पता चलेगा, क्योंकि हम तो बीजेपी के माइंड के हैं और बीजेपी सोच रखते हैं, तो हम तो अपने कैंडिडेट के लिए यही सोचते हैं हमारा कैंडिडेट जीतेगा। नहीं, चुनाव तो मोटे तौर से तो टक्कर का चुनाव है, परिणाम किधर भी आ सकता है। लेकिन आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी का जो शासन है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखा जाए या सेना के नजरिए से देखा जाए तो काफी ठीक है, बजाय पिछले जो शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इनसे पहले वाजपेयी जी की भी आपने सराहना की, उनकी नीतियों की सराहना की। तो देखो, सेना है वो रीढ़ की हड्डी होती है। हर व्यवस्था में सेना रीढ़ की हड्डी होती है। जब सेना है, सेना के बलबूते पर देश सुरक्षित है, तभी हर व्यक्ति अपना काम मन लगाकर कर सकता है। यदि सेना मजबूत नहीं होगी तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? अभी कुछ लोग इसमें ऐसा भी बोलते हैं कि मोदी जी प्रोपेगेंडा ज्यादा करता है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये दिखावा और प्रोपेगेंडा करता है। अरे, काम करने के लिए उसको बलिदान देना पड़ता है, समय का और अपनी जान का। किसी काम को अगर आप विनर करोगे, अच्छा करोगे, तो उसके लिए समय और जान का बलिदान देना पड़ेगा। अपनी जो वो अपना देखो कितना समय दे रहे हैं अपने कार्यालय में बैठ करके, रात दिन में क्या चाहिए उनको। लोग बात तो बोलते हैं पता नहीं है तो क्या देश की सेवा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने देश के प्रति मैं समझता हूँ और सेना के प्रति उसका मातृभूमि के प्रति लगाव है। लोगों को बोलने की अपनी मन की भाषा, अपनी विचार है, वो क्या बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है। हमारा ये मानना है कि मोदी जी जो है समय बहुत देते हैं देश की योजना के लिए या देश के कोई सिस्टम के लिए, अपना समय बहुत ज्यादा। बिल्कुल। यानी ये तो इस चुनाव में भी राहुल कसवा ने बार बार मोदी की जो नीतियां उनका समर्थन किया है। हाँ, ये नीतियां बहुत अच्छी रही है, ये तो उन्होंने भी प्रशंसा की है। लेकिन चूरू में जहां तक चुनाव का हमने दौर देखा, तो उसमें काका भतीजा वाला मामला ज्यादा थोड़ा हावी रहा। तो चलो भाई साहब, आप हमारे स्टूडियो पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आपने दर्शकों को अपने विचार बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।